नमस्कार। अमर उजाला.com पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 पूरे होने के बाद पूरे देश में और पूरी दुनिया में परिणामों की चर्चा है। उन परिणामों में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है वो है देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा चर्चा है अयोध्या की। यहाँ वो अयोध्या जिसने 22 जनवरी 2024 को एक ऐतिहासिक दिन देखा। लगभग 450 से 500 साल के लंबे इंतजार के बाद पूरा हिंदू समाज उत्साहित था। वो उस दिन को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और लोगों को लग रहा था कि इसी भावनात्मक उद्वेग के साथ, इसी ज्वार पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रचंड बहुमत को प्राप्त कर लेगी। प्रचंड बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। एनडीए को जैसे तैसे बहुमत प्राप्त हुआ और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते पर बहुमत प्राप्त ही नहीं हुआ। उसमें सबसे बड़ा झटका अगर कहीं लगा है तो वो झटका लगा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से ज्यादा बड़ी चर्चा का विषय बन गया है अयोध्या। वो अयोध्या जहां पर इतनी भव्य प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई तो लोगों को लगा कि यार 500 साल के इंतजार के बाद अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो उसी अयोध्या सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह के हार जाने के क्या कारण है। क्यों वहां पर अवधेश प्रसाद जीत गए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। ऐसा क्या हुआ कि लोगों को इतना बड़ा मुद्दा भी नजर नहीं आया। क्या अयोध्या के लोगों को वहां हो रहे विकास कार्य, एयरपोर्ट और तमाम चीजें नजर नहीं आ रही है। इसी बीच बहुत सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक वीडियो जो काफी पुराना है जिसमें अयोध्या में जो पूरा नवीनीकरण हुआ राम मंदिर के लिए, रामपथ के लिए चौड़ीकरण हुआ, पुराना वीडियो है। और हो सकता है कि इस एक वर्ग विशेष की बातों को सामने रखने के लिए किसी मंशा से उस वीडियो को उस समय बनाया गया हो। लेकिन सोशल मीडिया पर वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि जिन लोगों के घर उस रामपथ के बीच में आ रहे थे उनको तोड़ा गया और शायद उन्हीं की वजह से ये चुनाव अयोध्या। लेकिन अयोध्या दरअसल एक जगह का नाम है। अयोध्या धाम अपने आप में एक जिला है, विधानसभा क्षेत्र, लेकिन जो कॉन्स्टिट्युएंसी है उस वो जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है वो फैजाबाद है। और उस फैजाबाद से ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं रही। विनय कटियार जो हिंदुत्व के पूरे चेहरे बने हुए थे, हिंदू आंदोलन के प्रमुख नेता थे, वो वहां से जीतते रहे। लेकिन उस सीट पर समाजवादी पार्टी भी जीतती रही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के वोटों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एक विधायक को टिकट दे दिया, सांसद का, और वो चुनाव जीत गए। बहुत ही जबरदस्त चर्चा का विषय जब ये बना हुआ हो तो उन लोगों से सुनना जो इस चुनाव से सीधे जुड़े हुए हैं, उन लोगों से जानना जो लखनऊ में बैठे हैं, उन लोगों से सुनना जो अयोध्या में बैठे हैं और अमर उजाला की तरफ से लगातार पत्रकारिता करते हुए चुनावी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे की गहराई में जाने में हमें मदद करेगा। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे अमर उजाला के लखनऊ के संपादक जिनकी निगाह पूरे उत्तर प्रदेश पर रही। उत्तर प्रदेश का चुनाव अमर उजाला के लिए उन्होंने कवर किया और बाहर भी गए, बाहर से भी उन्होंने अमर उजाला के लिए कवरेज किया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के समीकरण पर उनकी निगाह रही। और खास तौर पर जब अयोध्या की बात आती है तो प्रदीप अवस्थी जी, जिन्होंने उस रामलला की पूरी प्राण प्रतिष्ठा की यात्रा से भी हमें अवगत कराया, चुनावी यात्रा से भी हमें अवगत कराया। जब हमारा सत्ता का संग्राम का रथ वहां अयोध्या में गया तो उसका लगातार कवरेज हुआ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी लगातार 5 दिन तक हमारी डिजिटल टीम वहीं पर रही, उसका कवरेज हुआ। तो मैं विजय त्रिपाठी जी और प्रदीप अवस्थी जी आपका स्वागत करता हूं इस विशेष लाइव में। मेरे पास इतने सवाल 2 दिन से आ रहे हैं व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर। मेरे जो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं पहले। प्रदीप जी आपका माइक वहीं से अनम्यूट कर लीजिए। मैं यहां से अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं तो हो नहीं रहा। हाँ, अब हो गया। मेरे पास लगातार, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं तो मुझे मध्य प्रदेश जहां पर पूरी 29 की 29 सीटों पर कमल खिल गया, पूरी 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई, वहां से फोन आ रहे हैं। दक्षिण भारत के कुछ मित्रों से फोन आ रहे हैं, विदेश में रहने वाले कुछ साथियों के फोन आ रहे हैं कि भाई ये बताओ यार, तुम तो वहीं नोएडा में बैठे हो, ये उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और खास तौर पर अयोध्या में इतनी महत्वपूर्ण सीट कैसे और क्यों हार गए। तो मैं बारी बारी दोनों के कमेंट लूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि विजय त्रिपाठी जी से हम जानना चाहेंगे कि जो लोग लगातार हमको ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, उनको आप ये बताएं कि आपने लखनऊ से बैठकर जब इस पूरी नब्ज पर हाथ रखा, प्रदीप जी से आपकी बात होती रही, अयोध्या को भी आपने करीब से देखा, ऐसा क्या कारण है कि बाकी सब जगह की हार पर लोग कह रहे हैं कि ठीक है, समझ में आता है, कहीं जाति काम कर गई, कहीं कुछ काम कर गया,
लेकिन ठीक अयोध्या में। और उसी वक्त हम एक ग्राफिक आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं, खुद अयोध्या, फिर रुदौली, फिर मिल्कीपुर, इन सब क्षेत्रों में किस तरीके से सपा को और भाजपा को वोट मिले हैं। केवल एक अयोध्या को छोड़ दें तो कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं मिल पाई है। आप देखिए कि अयोध्या में भी जो लीड मिली है 1,04,671 वोटों में केवल 4,000 वोटों की लीड मिली है। तो 50,000 वोटों से लल्लू सिंह क्यों हारे, आपको समझ में आएगा। रुदौली में देखिए तो 1,04,113 वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिले हैं, केवल 52,410 वोट मिले। अंतर वहां सब जगह बहुत ज्यादा नहीं होने के बाद भी केवल एक अयोध्या की मुक्त, तो लोग कह रहे हैं अयोध्या, एक तो लोग वहां की डेमोग्राफी को और पूरे नक्शे को नहीं समझते हैं। अयोध्या में जो ये विधानसभा क्षेत्र आते हैं इनका अपना महत्व है, अयोध्या के इन विधानसभा क्षेत्रों का योगदान है। और आप देख लीजिए अयोध्या को छोड़कर रुदौली में, मिल्कीपुर में, किसी भी अन्य विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नहीं मिल पाई है। विजय जी, आपकी टिप्पणी सबसे पहले। जी धन्यवाद जयदीप जी। मंदिर का ज्वार शुरुआत में जनवरी में बहुत तेज हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरे विदेश तक इसकी लहर गई थी। साउथ के लोग बहुत विशेष ट्रेनें चलाई गई और इतना 5-5 लाख लोग अयोध्या में आ रहे थे देश भर से। अयोध्या में पैर रखने भर की जगह नहीं थी। जनवरी फरवरी में ऐसा माहौल था। मैं वेस्ट बंगाल गया था, ये भी गनी खां चौधरी के क्षेत्र में था। तो वहां के लोगों को जब मैं पता चला कि मैं लखनऊ से आया हूँ, एक गांव था, तो वो अयोध्या के लेके बड़ा में उत्कंठा थी जानने की योगी जी के बारे में। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम लोग एक बस से मंदिर के दर्शन करने आएंगे। तो पश्चिम बंगाल के गांव तक मंदिर की लहर थी। चुनाव प्रचार जब शुरू हुआ तो योगी जी के एजेंडे में सबसे ऊपर अयोध्या ही था, मंदिर था, 500 साल का इतिहास था। इस पे बहुत तेजी से एक लहर पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग ने सारे ये भक्ति भाव और लहर सब दरकिनार कर दिया। खास बात इसमें ये रही कि अवधेश प्रसाद जो अभी तक थे, वो चुनाव की घोषणा और टिकट मिलने के बाद अवधेश पासी हो गए। और यहाँ पर वो उनका अपना जो क्षेत्र है वो उनके साथ बहुत मजबूती से इस चुनाव में भी जुड़ा रहा है। और अगर आप देखें कि एक बड़ा रोचक वाकया इस दौरान हुआ कि जब वो मतगणना के दिन निकल रहे थे तो हनुमानगढ़ी मंदिर गए थे दर्शन करने, और वहां भक्तों को माला पहनाई जाती है। वो माला पहने पहने ही मतगणना स्थल तक आए हैं। लोगों ने उनसे कहा कि ये माला उतार दीजिए। उनका नहीं, ये भगवान जी ने पहना के भेजी है, हनुमान जी ने, और ये जीव की माला है। और वो माला अंत तक उनके गले में पड़ी रही। और वो वाकई उन्होंने सारे दूसरे समीकरण ध्वस्त कर दीजिए। सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड जो अखिलेश ने चला, बड़ी खूबसूरती से चला। आप देखिए कि अयोध्या ही नहीं, अयोध्या मंडल में सारी सीटें बीजेपी हार गई। पड़ोस की सुल्तानपुर मेनका गांधी हारी वहां पर। बस्ती, अंबेडकर नगर, अखिलेश ने एक बड़ी समझदारी और इनोवेटिव इसमें वो रहे टिकट वितरण में कि जो पड़ोस की सीटें थी वहां पर उन्होंने सुल्तानपुर में जैसे निषाद बिरादरी को उतारा। अगल बगल की बस्ती अम्बेडकर सीटें थी, कुर्मियों को उतारा। तो निषाद कुर्मी जो अयोध्या का था वो उनके साथ कंसोलिडेट हो गया। और उनकी अपनी पासी बहुल एक सीट थी मिल्कीपुर, जहां से ये अवधेश प्रसाद, अवधेश पासी जो भी कह लीजिए, ये विधायक थे। तो ये समीकरणों ने सारे समीकरण मंदिर का और बीजेपी के इक्वेशन ये सारे ध्वस्त कर दिए। तो एक बड़ी वजह ये रही। आप देखिए कि अयोध्या विधानसभा जो क्षेत्र है, अयोध्या जिला भी है, अयोध्या मंडल भी है, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र भी है। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19,000 वोट की बढ़त मिली थी। इस बार मात्र वो 2700 वोट रह गई। तो जो अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग का था, जो जाति समीकरण उन्होंने ध्यान में रखे, और सामान्य सीट से दलित को उतारने का बहुत दुर्लभ वाकया देखने को मिलता है, तो उन्होंने दलित को उतारकर सारी समीकरण ध्वस्त कर दिए। और लल्लू सिंह के खिलाफ एक बात ये भी गई कि वो लगातार 2 बार से सांसद थे, तीसरी बार और भी कई दावेदार थे और वो चाह रहे थे टिकट, दिल्ली तक उन्होंने दौड़ दी थी, लेकिन उनको नहीं सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं वो भीतरघात भी हुआ है उनके साथ में। संगठन के लोग मन से नहीं जुड़े, कहीं ना कहीं एक कारण हार का ये भी रहा, लेकिन सबसे प्रमुख कारण जाति समीकरण ही रहे हैं। और इस वजह से इनको शिकस्त खानी पड़ी।
14 में आप देखिए तो 14 के चुनाव से 19 के चुनाव में 20% वोट बढ़े थे। लल्लू सिंह ही वहां पर थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, उनका 5% वोट घट गए। 19 में उन्होंने 20% वोट बढ़ाए थे, इस बार उनके 5% वोट घट गए। आपने विनय कटियार का जिक्र किया, विनय कटियार यहाँ के सांसद रहे, कुर्मी थे। कुर्मियों का यहाँ कुर्मी बहुल क्षेत्र माना जाता है, कुर्मी बड़ी संख्या में है, कुर्मियों निषाद। अब कुर्मियों का एक नेता विनय कटियार, वो बिल्कुल निष्क्रिय रहे। तो एक कारण एक ये भी था। आपने रामपथ और एयरपोर्ट का जिक्र किया, अयोध्या का पुनर्निर्माण हो रहा है, लेकिन पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो है वो बड़ी पीड़ाजनक है। लोग उससे भी नाराज हैं। गांव में जमीनें उनकी मर्जी के खिलाफ ली गई हैं, या जो मुआवजा एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिली है। इस पर प्रदीप जी बहुत बेहतर बता पाएंगे कि जो पुनर्निर्माण हो रहा वहां पर उससे स्थानीय लोगों की किस तरीके की वहां नाराजगी है, और वो कहीं ना कहीं वो बैलेट वहां पर भी नजर आई है। और एक बड़ा चर्चित नारा यहाँ चला चुनाव के दौरान में कि मथुरा न काशी, अब की अवधेश पासी। और इसने बिल्कुल जादू कर दिया पूरे क्षेत्र में। यही एक नारा चला, जय श्री राम। इसलिए चाह रहा हूं कि ये दिलचस्प नारा है और ये बहुत ज्यादा चर्चा में चुनाव के दौरान नहीं आया, लेकिन अब जब अयोध्या का एनालिसिस हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, तो ये नारा अब मुझे लगता है रेखांकित करने लायक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि मथुरा न काशी, केवल अवधेश पासी। जी जी बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात तो आपने कही कि कभी बहुत कम देखने में आता है कि सामान्य सीट से एससी उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाए, लेकिन ये दांव चला अखिलेश में। जी, भीतरघात वाला एक बिंदु महत्वपूर्ण रहा। लल्लू प्रसाद 2 बार से सांसद थे और मुख्यमंत्री के बहुत प्रिय हैं, और यहाँ पर बड़ी मुख्यमंत्री ने बहुत सभाएं की, बहुत ताकत लगाए थे इनको जिताने के लिए। प्रधानमंत्री भी 2 बार वहां गए, सभाएं की, रोड शो के लिए। लेकिन अवधेश पासी खामोशी के साथ, बिल्कुल बिना कोई रोड शो और किए, बल्कि मना भी कर दिया उन्होंने। डिम्पल और प्रियंका का एक रोड शो प्लान किया गया तो उन्होंने मना कर दिया। वो खामोशी से बस चुनाव प्रचार और डोर टू डोर जाने में ही यकीन रखा और वही करते रहे, और वही कहीं कमाल खिला गया। और ये आप देखिए कि जहां भीतरघात उधर रहा है, वहां अवधेश प्रसाद के खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा हुआ इन्हीं की पार्टी से। आनंद सेन पिछली बार टिकट मिली थी उनको, यहाँ से लड़े थे सपा के टिकट पर, पूर्व मंत्री भी रहे आनंद सेन यादव, वो खड़ी हो गए, बागी हो गए। और ये पहले यहाँ से रह चुके हैं। हाँ मित्र, जी जी जी। और ये आशंका थी कि यादव वोट शायद उनके यादव होने के कारण चला जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं गया। तो ये जो जाति समीकरण जो साधे इन्होंने, वो बहुत सटीक रहे। जबरदस्त बारीक विश्लेषण किया विजय जी आपने, और मैं इसी बात पर प्रदीप अवस्थी जी को इस चर्चा में लाना चाहूंगा, क्योंकि लखनऊ से, सूबे की राजधानी से आपने पूरा एक परिदृश्य हमको बताया, लेकिन अयोध्या की वो गलियां जो अब वीडियो पर छाई हुई हैं, अयोध्या का वो धाम जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, अयोध्या का वो चुनाव जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है, केवल भारत, उन गलियों में आप घूम रहे हैं प्रदीप जी, उन गलियों की आपने जिस तरह कहते खाक छानी है और आपने वहां से रिपोर्टिंग की है, और आज भी जो चर्चाएं हो रही हैं अयोध्या की उन गलियों को आप समझ रहे हैं। एक तो वीडियो जो वायरल हुआ उसका सचमुच कितना प्रभाव था, क्या वाकई मुआवजा न मिलना बड़ा मुद्दा रहा। हालांकि अयोध्या एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां से बढ़त मिल पाई है भाजपा को, बाकी किसी विधानसभा में नहीं मिली। विजय जी ने बहुत सारे अच्छे मुद्दे बताए, सामान्य सीट से एक एससी उम्मीदवार को खड़ा करना, उनका लो प्रोफाइल रहना, घर घर जनसंपर्क करना, क्या ये सारी चीजें छोटी छोटी इतनी बड़ी हो सकती है कि रामलला का विराट जो, क्या उसके भावनात्मक आवेग पर स्थानीय वोटर के स्थानीय मुद्दे ज्यादा भारी पड़ गए? प्रदीप जी। जयदीप जी शुक्रिया। जब चुनाव परिणाम सभी के लिए बहुत अप्रत्याशित रहे, हम लोग भी इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं थे कि इस तरह का नतीजा आएगा, लेकिन जब गहराई से इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि अयोध्या की 2 तस्वीरें हैं। एक वो तस्वीर है जो आप नोएडा में बैठ करके देखते हैं और संपादक जी लखनऊ में बैठ के देखते हैं। एक वो तस्वीर करके देखा जो बाहर से देखी जा रही तस्वीर, वो बड़ी खूबसूरत है। उसमें भव्य राम मंदिर है, उसमें प्रधानमंत्री का 3 से 4 बार आना है, उसमें मुख्यमंत्री के 84 बार दौरे हैं। लेकिन यहाँ जो वाकई जो मतदाता है, क्या वाकई वो अयोध्या को स्वीकार कर पा रहा है? ये बड़ी वजह सामने आई। इसमें सबसे बड़ी चीज ये रही कि भारतीय जनता पार्टी हारी क्यों। इसकी समीक्षा मैंने आज ही करी, तो मैंने ये देखा कि एक वो सुखद दौर चला था जब 2017 में अयोध्या नगर निगम घोषित हुआ था। उस दौर के विधानसभा चुनाव में अयोध्या का मतलब फैजाबाद,
उस दौर में अयोध्या की सभी 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था, क्योंकि वो 2014 मोदी की लहर के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो एक तो नगर निगम बनने की खुशी मिली, और दूसरा जो पिछले शासनकाल थे सपा और बसपा के, उससे उगी जनता को भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद दिखी। उसका नतीजा था कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से जीती। फिर उसके बाद 2 साल बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, तब उस दौर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की उम्मीद लोगों में जग गई थी। उस दौर में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसी समय चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बम्पर वोटों से जीत मिली लोकसभा चुनाव में। इसके बाद क्या हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में यहाँ पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और अयोध्या के विकास का क्रम शुरू हो गया। अयोध्या का विकास का क्रम जब शुरू हुआ तो खाका तैयार हुआ कि मंदिर भी बनेगा, और जो एक छोटे से कस्बे नुमा जो आपका ये अयोध्या फैजाबाद शहर है, इसको एक भव्य रूप दिया जाए जो देश दुनिया की नज़र में ये उभर करके आए, और एक ऐसे विकास की छवि हम पेश करें जो दुनिया में हम इस शहर को दिखा पाएं कि हमने इस तरह की अयोध्या बनाई है। वो सिलसिला शुरू हो गया। वो सिलसिला शुरू होने के बाद क्या हुआ कि शहर को विस्तार दिया गया, यहाँ की सड़कें चौड़ी करी गई, यहाँ की गलियां चौड़ी की गई, क्रमबद्ध तरीके से विकास आज भी यहाँ पर चल रहा है। अब जब विकास चल रहा है तो नुकसान फिर किस बात का? देखा गया कि शहादतगंज से, मैं स्थानीय फिगर में बात करता हूँ, स्थानीय भौगोलिक स्थिति में मैं मोहल्लों के नाम लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ कि शहादतगंज से लता मंगेशकर चौक था, ये करीब 13 से 14 किलोमीटर का एक रास्ता है। इसको चौड़ा किया गया। जब इसको चौड़ा किया गया तो हजारों की संख्या में छोटी बड़ी दुकानें, बड़े शोरूम, तमाम सारे घर टूटे। बहुत सारे लोगों को इसमें उचित मुआवजा मिला। लोगों की संख्या भी काफी रही जिनको उचित मुआवजा नहीं मिला। जब मुआवजा नहीं मिला तो जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें इस बात की नाराजगी धीरे धीरे दिखने लगी। 2022 के चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 विधानसभा सीटें गंवा दी थी। ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना शुरू हो गया। अब ये नुकसान हो क्यों रहा था? अभी जब मैंने बात कही कि जब रास्ता चौड़ा हो रहा था, इसके साथ ही पूरे जिले में, पूरे शहर में विकास की एक लहर चली, अलग अलग रास्ते चौड़े हुए, इसके प्रभाव में बड़ी संख्या में लोग आए। एक बात ये भी हमें सुनने को मिली, पता चली, लोगों की चर्चाओं में ये रही कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो जहाँ पर रहते थे, जहाँ पर उनका घर था, बहुत सारे लोग अपने उन घरों के दस्तावेज नहीं दिखा पाए। वो पुश्तैनी रहते आ रहे हैं अपने बाबा दादा के ज़माने से। अब जब उनसे उनके कागज़ माँगे गए तो बहुत सारे लोग कागज़ नहीं दिखा पाए। इस वजह से भी वो मुआवजे से वंचित रहे, ऐसा बताया जाता है। यही कंडीशन दुकान वालों के साथ भी रही कि उनको दुकान का उचित मुआवजा नहीं मिला, मकान का उचित मुआवजा नहीं मिला, कुछ को उचित मुआवजा नहीं मिला और कुछ को मुआवजा मिला ही नहीं। तो ये सारे फैक्टर धीरे-धीरे गंभीर रूप धारण करते गए। ये स्थानीय जनता की बात मैं कह रहा हूँ। ये स्थिति शहर के चारों तरफ हुई। जो छोटी-छोटी गलियाँ थी वो बड़ी की गई, जो छोटी सड़कें थी वो चौड़ी की गई, हाईवे बने, पुल बने, एयरपोर्ट बना। अयोध्या का भव्य रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा कि लंबे समय तक उसकी तस्वीरें, एआई तस्वीरें जारी होती रही मीडिया में कि कितना भव्य है, यहाँ का एसी का हॉल है, एसी नुमा हॉल है, ग्लेटर लगे हुए हैं, और वो खूबसूरत तस्वीरें पूरे देश दुनिया में फैलती रही। एक यही तस्वीर जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि अयोध्या की 2 तस्वीरें हैं, जो एक बाहर बैठा व्यक्ति देख रहा है और एक स्थानीय व्यक्ति। बाहर जो तस्वीर भेजी गई, जो गई, वो बड़ी लुभावनी, खूबसूरत और आकर्षित करने वाली। लेकिन अयोध्या में जिन लोगों को वोट करना है, क्या वाकई वो अयोध्या उन लोगों के लिए उतनी भा पा रही है? ये अयोध्या के लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि उनके आराध्य का मंदिर उनके जिले में बना, उनके घर में बना। लेकिन सवाल ये है कि उनका तो घर बना, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए, और वो ऐसे उजड़े कि जिस व्यक्ति का घर हाईवे पर हो और वो उजड़ने के बाद पता चला कि 20 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाकर के वो बस रहा है, न तो उसकी रोजगार के लिए आदमी परेशान। ये जयदीप जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या में हार।
बहुत अच्छे से प्रदीप जी आपने विस्तार से बताया। साथ में अब विजय जी को भी ले आऊंगा, हम साथ में कोशिश करेंगे कि आपकी अलग अलग मैंने टिप्पणियां ले ली हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव मुझे लगता है इस पूरी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपने बताया 2 हारे थे सीट या 1 सीट हारे थे, और कौन सी दोनों सीटें थी वो इन विधानसभाओं में? 2022 के चुनाव में 2 सीटें हारे थे। कौन कौन सी दोनों सीटें हारे थे? एक तो ये थी जो अवधेश जी हैं जो अब जीत गए हैं, अभी ये विधायक बने थे। जिले की सीटें अलग हैं प्रदीप जी, और संभवतः फैजाबाद संसदीय क्षेत्र की सीटें अलग हैं। तो संसदीय क्षेत्र में देखें तो शायद 1 हारे हैं, जिले में 2 हारे हैं। मुझे लगता है जो 5 सीटों की हम बात करते हैं, जिन 5 सीटों को जोड़कर हम पूरा फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, उसमें 1 ही सीट हारे थे जो इन्हीं की थी। हाँ, अवधेश पासी की थी। हाँ जी। तो 4 सीटों पर, उस हिसाब से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय जी जीती थी। वो 22 से 24 में क्या बड़ा अंतर आया, जबकि 22 से 24 के बीच में अंतर तो ये आया था कि मंदिर भी बन गया। कुछ बातें बताई प्रदीप जी ने, क्या कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिलना क्योंकि वो कागज नहीं दिखा पाए थे, या थोड़े दूर उनको घर मिल गया, इतना बड़ा परिणाम दे सकता था? क्या सचमुच वो विरोध इतना बड़ा था, या ये जातीय समीकरण ज्यादा हावी हुआ? अब हम अगर इसका समग्र रूप में एनालिसिस करें, क्योंकि लोग लाइव देख रहे हैं लगातार, हमको बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं, कुछ उनको लेने की कोशिश करेंगे। अयोध्या को लेकर जो प्रश्न लोग आप सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, अमर उजाला के इस लाइव में पूछ सकते हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो बहुत अलग तरीके से पूरी इसकी विवेचना कर रहे हैं। 4 सीट जीत गई भारतीय जनता पार्टी विजय जी, और 24 में आके स्थिति केवल 1 विधानसभा में उनको बढ़त मिली, वो भी मामूली सी। विजय जी, हाँ, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में बहुत मामूली है, जो बल्कि घट गई। पिछले लोकसभा चुनाव में वो 19,000 की थी, इस बार 2700 रह गई मात्र बढ़त। और 9% मतदान यहाँ कम हुआ। यहाँ पर उत्साह मतदाताओं का इससे समझ सकते हैं कि मतदान ही 9% कम हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वो जाति का रहा है, क्योंकि इस पूर्वांचल या अवध क्षेत्र में जाति का जोर बहुत ज्यादा चला है। संविधान आरक्षण बहुत सेंटिमेंटल एक कार्ड था, और ये सबसे जोर चला है, और इसको अखिलेश ने बखूबी समझा दी। बगल की सीट पर एक उन्होंने निषाद उतार दिया, 2 बगल की बस्ती अम्बेडकर नगर सीट है, कुर्मी उतार दिए, तो यहाँ के निषाद और कुर्मियों का सपोर्ट उनको मिल गया। पासी समुदाय था ही, बसपा ने पूरे जोरदारी से चुनाव लड़ा ही नहीं, मात्र उसके 4% वोट रह गए। तो ये एक बड़ा कारण रहा, जाति का जो समीकरण था। और इसी दौरान लल्लू सिंह जो सिटिंग एमपी अभी तक थे, उनका एक वीडियो भी चला जिसमें वो कह रहे हैं कि संविधान बदलना है और 400 सीटें मिलनी हैं। तो इस तरह का वीडियो ये बहुत वायरल हुआ। तो कहीं ना कहीं दलित जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा था, वो खिसक गया, अपना सजाती होने के कारण भी और ये कार्ड होने के कारण भी। तो इनकी एक हार की प्रमुख वजह ये भी रही। ये एक बड़ा फैक्टर हो गया है इनके जाति समीकरण। विधानसभा चुनाव में जो बढ़त प्राप्त की थी 19,000 वोटों की, वो 2700 पे आके टिक गए, और बाकी विधानसभाओं में तो हार ही गए, जिसका परिणाम है कि लगभग 50,000 वोटों का बड़ा अंतर तैयार हो गया। इसी के बीच में मैं प्रदीप जी को लाऊंगा। प्रदीप जी, अब जिस तरह की चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्या अयोध्या में भी उसी तरह की चर्चा है कि अयोध्या के कुछ लोग जो वोट देने नहीं गए, जैसे 9% से वोटिंग परसेंट कम हो गया, क्या कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये अयोध्या से जो संदेश चला गया वो संदेश सही नहीं है? लोगों को लगता है कि नहीं, सबक मिलना चाहिए था, भाजपा चाहे जो भी कर रही हो, लल्लू सिंह जी निष्क्रिय थे, या हमारे लिए जो पासी जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ और जाति समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और हमारे मुआवजे की रकम ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ? वहां पर अब क्या चर्चा है? जी, जयदीप जी, एक तो अयोध्या जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोसाईगंज और एक मिल्कीपुर, 2 सीटें ये हार गए थे, गोसाईगंज और मिल्कीपुर। गोसाईगंज विधानसभा सीट जो है वो अंबेडकर नगर लोकसभा की विधानसभा है, लेकिन जिले में वो 2 सीटें हारे थे 2022 में। ये 19 के बाद 22 में, जब 19 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो गई थी, मंदिर का शिलान्यास होने लगा था, तब वो 22 में जाकर के 2 सीटें गंवा दिए। ये जो मैं अभी बात कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी की हार के तमाम वजह हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह ये है। अब जब भारतीय जनता का जब जनादेश यहाँ पर आ गया, उसके बाद देश भर की जो प्रक्रियाएं आ रही हैं, उससे निश्चित तौर पर अयोध्या के लोग भी खुश नहीं हैं, उनको वो टिप्पणियां अच्छी नहीं लग रही हैं।
बहुत सारे अयोध्या के लोग इस बात को भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि क्या आपने बेइज्जती करा ली, अयोध्या वालों ने तो ऐसा करा लिया, अयोध्या वालों ने तो वैसा करा लिया। ये वो वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है या एलीट क्लास का हो सकता है, लेकिन अयोध्या में मैं कुछ आंकड़ों से बात करूंगा। आप देखेंगे कि इस बार जो 9% 2019 के चुनाव में लल्लू प्रसाद को 5,29,000 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी के आनंद सेन को 4,63,000 वोट मिले थे। बड़ा अंतर था पूरे चुनाव की जीत में। इसमें अयोध्या में 1,12,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आए थे। अयोध्या का मतलब अयोध्या विधानसभा क्षेत्र, और जो अभी मैंने वोट गिना है वो फैजाबाद लोकसभा सीट के वोट थे। 2019 में लल्लू प्रसाद को अयोध्या में 1,12,000 वोट मिला था और उनके प्रतिद्वंदी को मात्र 90,000 वोट मिले थे। ये करीब 22-23,000 वोटों की लीड उन्होंने पिछली बार ली थी। एक तो वो लीड चली गई, दूसरा इस बार 9% वोट कम हो गया, तो 20-22,000 ये वोट कम हो गया। जो हार एक्चुअल में दिख रही है, भले ही अन्य विधानसभाओं में भी, विधानसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा नहीं लड़ पाई, लेकिन एक तो मतदान प्रतिशत कम होना और पिछली बार की जो लीड थी वो खत्म हो जाना, दो बातें रही इनकी हार की वजह की। तो अभी बात ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हारी क्यों। जिन लोगों को अयोध्या शहर में, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में नुकसान हुआ, वो वोट देने नहीं गए। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि वो प्रतिद्वंदी को जिताने के लिए वोट दे रहे थे, वो ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी जताई कि ठीक है, हमारी बात नहीं सुनी गई, हम आपको वोट नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा भी नहीं करेंगे किसी और को हम जिता दें। वो मतदाता वोट देने गया ही नहीं। इसके उलट क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है वो उसे मिला, कांग्रेस का वोट मिला, और इसी बीच सबसे बड़ा खेल जो हुआ कि बसपा का जो वोट था, दलित वोट, वो भी अपना ठिकाना तलाशने लगा। उसको यहाँ पर यहाँ क्या पूरे प्रदेश में ही उसको लगा कि भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है और हमारा कोई माई बाप नहीं बचा है, हमें इन्हीं पार्टियों में से किसी को अपना माई बाप तलाशना है। और आखिरकार हुआ ये कि उसने सपा और कांग्रेस के गठबंधन को एक मजबूत विकल्प के तौर पर माना और वो उधर चला गया। बसपा के वोटर को ये भी लगता है कि बसपा को कमजोर करने की सबसे बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी है। उसने हमारे एक जो स्थापित पार्टी थी उसको कमजोर कर दिया। तो ये नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, बसपा के वोटर के प्रति मन में है। इस नाराजगी की वजह से बड़ी संख्या में वो गठबंधन की तरफ चले गए। तो एक ये वजह रही कि सभी तरफ का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पास गया, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक्चुअल वोट था, व्यापारी वर्ग का, दुकानदार वर्ग का, वहाँ के एलीट क्लास का, जो सवर्ण जातियों का, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गया। इधर न जाना और उधर दूसरे पक्ष का वोट बढ़ जाना, ये जीत का कारण बना। अब रही बात जो देश दुनिया से जो टिप्पणियां आ रही हैं अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या वासी खुद आहत हैं, लेकिन जब चर्चा होती है ऑफ द कैमरा, तब वो कहते हैं कि हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है। सबको लग रहा है कि इतना भव्य मंदिर बना, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल गया, चौड़ी सड़कें हैं, जो दक्षिण से व्यक्ति आ रहा है, जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है दूसरे राज्यों से, उसको यहाँ पर चौड़ी सड़कें मिलती हैं, भव्य चौराहे मिलते हैं, अच्छी दुकानें मिलती हैं, अच्छे शोरूम खुल गए हैं। लेकिन वो शोरूम किसके हैं? जिन रास्तों से जो दुकानदार हटा, क्या वो उसी रास्ते पर बैठ पाया? क्या जो यहाँ पर होटल खुले हैं, जो और जो मार्केट डेवलप हो रही है, खान पान की दुकानें डेवलप हो रही हैं, क्या वो सारे अयोध्या वासी हैं? इसकी भी समीक्षा बहुत जरूरी है कि यहाँ पर बिजनेस किसका बड़ा है। क्या वो स्थानीय व्यक्ति है जो रोजी रोटी कमा पा रहा है? ठीक है, ये एक ऐसी संख्या, ये ठीक बात है कि यहाँ पर रोजगार बढ़ा है, लेकिन वो रोजगार बहुत छोटे स्तर पर बढ़ा है। ई रिक्शों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। अगर इसे कमाना कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि ई रिक्शा यहाँ पर बहुत डेवलप हो गए हैं। समोसे की दुकानें बहुत ज्यादा खुल गई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और खान पान के संसाधन उतने नहीं थे। जिस शहर में 50, 60, 70 हजार लोगों की क्षमता हो, वहाँ पर 1.5-2 लाख लोग अगर आने लगे, जिस एक दुकान में 100 समोसे बनाने की क्षमता हो और वहाँ पर डिमांड 500 समोसों की एक साथ हो जाए, तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि रोजगार तो बढ़ा है, लेकिन छोटे स्तर का रोजगार बढ़ा है। जो व्यक्ति हाईवे के किनारे बैठा था, जो हनुमानगढ़ी, जो राम मंदिर के आसपास बैठा था, क्या वही व्यक्ति वहां पर बैठ पाया है?
ये सब सवाल, ये सब चीजें अगर हम बहुत गहराई से यहाँ पर आकर के देखें और उन लोगों से बात करें जो यहाँ का एक्चुअल मतदाता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को जिताना था। यहाँ पर केरल के दर्शकों को, सॉरी, केरल के पर्यटकों को, कर्नाटक के पर्यटकों को, महाराष्ट्र के पर्यटकों को, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले लोगों को नहीं वोट देना था। यहाँ वोट देना था अयोध्या के लोगों को। तो जिन्हें वोट देना था, क्या वो लाभार्थी हैं? सवाल जब जवाब आता है कि नहीं, वो तो लाभार्थी नहीं है, वो तो नुकसान में चले गए। तो गर्व की जो अनुभूति थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं प्रदीप जी, और इसी पर मैं विजय जी को भी ला रहा हूं। लोग सुन रहे हैं ध्यान से, और इस वीडियो को हम अलग तरीके से आगे पैकेज करके भी इस्तेमाल करेंगे कि सवाल छोटा नहीं है, सवाल गहरा है और गंभीर है, और इनकी जिन बारीकियों के साथ विवेचना यहाँ हो रही है, मुझे लगता है कि इस तरह की पड़ताल अभी, क्योंकि चुनाव के बाद जब धुन छटी, हम लोग भी अपने अपने कामों से, सारे कवरेज से फारिग हुए, तो एक सवाल जो सबसे बड़ा बनकर उभर गया वो अयोध्या का हुआ। और अयोध्या के उस सवाल की जब हम चर्चा करते हैं कि भाजपा अयोध्या में क्यों हारी, तो एक बहुत बड़ा जवाब हमको ये भी मिलता है कि अयोध्या में लाखों पर्यटक आए, रोज 2 से 5 लाख आ रहे हैं। मैं भी प्रदीप जी के साथ वहां दर्शन करने गया, और हम चमत्कृत थे किस तरह लोग सुबह से लाइनें लगाकर वहां खड़े हुए थे, जिस तरह का विकास हुआ, दुकानों में जिस तरह का व्यापार हो रहा था। तो मैंने प्रदीप जी से कहा था, प्रदीप जी को याद होगा, हमने सबसे पहला लाइव डिजिटल क्लिक किया था वहां से, मंदिर परिसर से। तो मैंने कहा कि इतना व्यापार हो रहा है, लोगों को इतना लाभ हो रहा है, फिर तो यहाँ के लोगों की बल्ले बल्ले हो गई। हमें लगा बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन वोट देने वो व्यक्ति नहीं गया। पर्यटक वोटर नहीं होते, पर्यटक केवल पर्यटक होते हैं, वो आते और चले जाते हैं। वो राम जी को देखकर अभिभूत है, वो भावनात्मक आवेग वोटिंग में नहीं दिखा। बहुत बड़ी बात एक ने आप कही। एक हम जो बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर की विधान जो लोकसभा है, उसमें यहाँ की गोसाईगंज की विधानसभा लग जाती है, इसलिए। लेकिन विजय जी, वो गोसाईगंज से भी जो थे अभय सिंह जी, वो भी तो भाजपा में चले गए बाद में 22 के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व था, अनम्यूट कर लीजिएगा विजय जी आप, वो महत्वपूर्ण था। और दूसरा, वहां पर गलियों से स्थानीय लोगों के जो फीडबैक को प्रदीप अवस्थी, देखिए अयोध्या में अलग है, अयोध्या उससे चंद किलोमीटर दूर चले जाइए, वहां से अलग है। अयोध्या लखनऊ से अलग है, अयोध्या नोएडा से अलग है, अयोध्या भोपाल से अलग दिखती है, जयपुर से अलग दिखती है, दिल्ली से और भी अलग दिखती है। लेकिन अयोध्या सचमुच कैसी है, अयोध्या के वोटर के मानस में क्या था, प्रदीप जी ने बहुत बारीकी से बताया। इस पर मैं आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा विजय जी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। और एक बड़ा कारण आप देखें तो हार का ये भी है कि अति आत्मविश्वास में रहे। अरे ये तो अयोध्या है, यहाँ से तो केंद्र की, राज्य की सत्ताओं में हम बैठे हैं, यहाँ कैसे हार जाएंगे। तो वो एक लेथार्जी सी आ गई। अवधेश प्रसाद लेकिन पूरे मनोयोग से जुटे रहे हैं। वो गांव गांव गलियों में जितना जनसंपर्क उन्होंने किया, रिकॉर्ड हो। लल्लू सिंह अपेक्षाकृत कंफर्ट जोन में रहे और थोड़ा सा संगठन से उनका तालमेल नहीं था। अवधेश प्रसाद सबको साथ लेके चले, वो बिल्कुल इस दबाव में नहीं आए कि ये अयोध्या है, बड़ा मुश्किल है, कैसे लड़ेंगे। वो लगातार विधायक बनते रहे, लेकिन सांसदी का पहला उनका ये तजुर्बा था। और आप देखिए कि उनको सम्मान शुरुआत से ही अखिलेश दे भी रहे थे। अखिलेश सदन में वो अखिलेश के बगल की सीट पर बैठते हैं। तो ये भी दलित वर्ग में जो पीडीए इनका फार्मूला है, जिसको इन्होंने पीडीए को, जब अखिलेश से पूछा गया था कि आप राम जी के दर्शन करने नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा था पीडीए हमारा भगवान। मतलब राम की बात हुई थी तो अखिलेश ने कहा था पीडीए हमारा भगवान है। वही पीडीए वाकई इनको जो है आशीर्वचन दे गया। तो ये एक बड़ा कारण भी रहा है, उनका सहज स्वभाव और लगातार मेहनत करते रहना, और जाति कार्ड तो सबसे ऊपर चला ही है। विजय जी, एक टिप्पणी आपकी जरूर इस बात पर भी लेना चाहूंगा, जो अयोध्या से प्रदीप जी बता रहे थे। मुझे लगता है वो स्थानीय केवल अयोध्या के लिए सीमित नहीं है बात, वो बात लागू होती है पूरे उत्तर प्रदेश पर खासतौर पर, जिसमें ये बात हुई कि बहुजन समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को, प्रदीप जी जो बता रहे थे, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका आंतरिक कुछ मेलजोल है, गठबंधन है, हर चुनाव में वो इसी तरीके से मिलजुल कर पूरा कुछ रहे हैं, और उससे पार्टी खत्म हो रही है। और भाजपा का वो वोट बैंक वो हम देख भी रहे हैं कि बुरी से बुरी स्थिति में भी 11% के वोट बैंक पर बैठी रहने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, वो अचानक से 2 से 3% खिसक गई। और कांग्रेस के पास और सपा के पास वो वोट बैंक पूरा खिसकता चला गया। जिस कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं था, वो आज 11% से ज्यादा के वोट। तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी का ये फिनोमिना, ये जो हुआ है अयोध्या में, ये केवल अयोध्या तक सीमित नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश पर ये लागू होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पैन यूपी पूरा ये भावना चली है। और खास करके जो कोर वोट बैंक है जाटो बसपा का, उसमें तो ये नाराजगी भी रही है कि हमारी अपनी एक पार्टी, हमारी
पसीने से खड़ी की गई पार्टी, उसको भाजपा कहीं ना कहीं खत्म कर रही है, उसको दबा रही है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो कहीं कांग्रेस की तरफ गया, कहीं सपा की तरफ गया। आप इसी लहर में आप देखिए कि नगीना से चंद्रशेखर जो दलित वोटरों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, इसी भावना के कारण, इसी कॉन्सेप्ट अवधारणा की वजह से ही शायद वो जीत पाए हैं। और इस पर सोने पर सुहागा हो गया कि इस चुनाव में वो संविधान बदलने का कार्ड भी आ गया, वो फैक्टर भी एक आ गया। तो उसने कहीं ना कहीं दलितों को नाराज किया और उधर से वो खिसक गए। मायावती की तरफ जो थोड़ा बहुत था भी, तो वो उधर से जो भाजपा की तरफ हाल के चुनाव तक जाता रहा, वो तो गया ही, और बसपा के कोटे का भी वोटर सपा की तरफ खिसक गया। उसने देखा कि अगर बसपा को नहीं देना है, भाजपा से नाराजगी है, तो ये इंडिया गठबंधन ही उचित है। ये शायद उनके वोट की कीमत उसको यहीं पर अदा करनी है। तो एक कारण ये रहा, ये पूरे यूपी में चला है। आप देखिए कि बसपा का इस बार का अभी तक तो फाइनल फिगर नहीं आया है, लेकिन यूपी में वोट बैंक बहुत तेजी से घटा है। और ये सारा संविधान को लेकर भी सेंटिमेंटल रहे हैं कि संविधान में बदलाव होता है तो शायद पहली चोट उनके आरक्षण पर पड़ सकती है। ये सफाई ही देते रह गए, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने उसे कैश करा लिया। अब भाजपा नेता कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाया गया, झूठ बोला गया, और विपक्ष ने इसको ट्विस्ट करके नीचे तक बात भेजी, और वो सही नहीं है, उसका उन्हें नुकसान हुआ, ये वो भी बात ये मान रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि अब आगे की भविष्य की राजनीति अब जो तय होगी, वो शायद उसको केंद्र में ओबीसी और दलित इस वोट बैंक को आगे रखकर बनानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि एक समण होने का, लल्लू सिंह के समण होने का भी कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान रहा है। समण वोट थे और समण ही यहाँ पर वोट डालने नहीं निकले हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं। ऐसा जो फिगर आ रही है बूथवार और क्षेत्रवार, तो उसमें यही पता चल रहा है कि उच्च जाति के लोग अयोध्या में उनका मतदान बहुत कम रहा है, और इसके बरक्स जो पिछड़े और दलित हैं वो कहीं ज्यादा तेजी में मतदान उन्होंने किया है। तो बसपा के लिए वाकई ये बहुत चिंताजनक स्थिति है कि उसका अपना वोटर अच्छा देखिए, शुरुआत में जब तक आनंद ने चुनाव सभाएं की हैं, तो एक उनका जो एग्रेशन था, तो उनके वोट बैंक को बहुत कंसोलिडेट कर रहा था, वो एकजुट कर रहा था। उसका बहुत अच्छा, बहुत सभाएं उनकी सुपरहिट जा रही थी। लेकिन उनके एक बयान ने जो थोड़ा सा भटकाव हुआ, उसके बाद मायावती ने उनको डंप कर दिया है। अब आगे, लेकिन अब जिस स्थिति जिस दोराहे पर बसपा खड़ी है, अब उसके पास कोई चारा नहीं है कि आनंद और आनंद जैसे दूसरे नेताओं को भी आगे किया जाए, क्योंकि मायावती का अपील का समय अब खत्म होता जा रहा है। पूरी वो जनरेशन गुजर चुकी है। अब दलितों की एक नई जनरेशन आ रही है, उनको उन्हीं बातों, उन्हीं कहावतों, मुहावरों से नहीं भरमाया बरगलाया जा सकता है जो कि काशीराम और मायावती अब तक करते रहे। अब नई जनरेशन आ रही है। वो जनरेशन अखिलेश से भी प्रभावित है, वो राहुल से भी प्रभावित है, इवन मोदी से भी प्रभावित है। तो अब उनके लिए अपना वोट बैंक इस तरह से जमा कर रखना, जुटाना और उसको उसमें इजाफा करना, उसके इंस्पिरेशन को समझना, ये बसपा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब इस चुनाव के बाद उसके अस्तित्व पर ही एक खतरा मंडराने लगा है। आपने नगीना की बात की विजय जी, और प्रदीप जी के पास दोबारा जाऊं उसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या चंद्रशेखर का वहां से जीतना दरअसल एक नई दलित पार्टी के उदय का संकेत है और बसपा के पूरी यात्रा पर एक तरह से विराम लगने का और बसपा के पतन का बड़ा संकेत है कि वहां से एक नई दलित पार्टी का उदय हो गया और बसपा इसी तरीके से हाशिए पर जाती रहेगी। जी बिल्कुल, चंद्रशेखर तो जीते ही हैं, और 2 सीटों पर कम से कम जो मैं जान पाया हूं, 2 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रहे। तो जहां छोटे छोटे इस प्रदेश में 2-2, 4-4% के जो जातियां हैं, उनकी अपनी पार्टी है, चाहे वो निषादों की निषाद पार्टी हो या राजभर है और नुनिया चौहान है 2-3 सीटों पर, उनकी सुभाषपा पार्टी है, अपना दल है, कुर्मियों की पार्टी। तो जहां 2-3-4% वोटरों की अपनी पार्टी है, तो दलितों की आखिर ये महत्वाकांक्षा क्यों न रहे कि हमारी भी उनकी एक मजबूत पार्टी होनी चाहिए जो कि सत्ता में आए या किंग मेकर की भूमिका में हो।
तो अगर वो उनकी आकांक्षा बसपा से नहीं पूरी हो पाती है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं इधर उधर अपनी दूसरी पार्टी की तरफ देखेंगे। ऐसे में कुछ एक सर्टेन पॉकेट के दलितों की नजर चंद्रशेखर की तरफ भी जा रही है। चंद्रशेखर ने पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो दलितों के मुद्दे बड़े आक्रामकता से उठाए हैं। मायावती ने उसको बल्कि रिएक्ट भी किया है चंद्रशेखर के उसको लेकर। लेकिन चंद्रशेखर की लगातार पूरे प्रदेश में जहां कहीं दलितों से जुड़ा मुद्दा होता हो, चाहे कानपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, वो तुरंत गए हैं, एड्रेस किया है, अपनी वहां छाप छोड़ी है। तो ये वो चंद्रशेखर पिछले कुछ समय से करते चले आ रहे हैं लगातार। और इस बार भी उनका गठबंधन से साथ आते आते रह गए हैं, किसी कारण से कुछ बात आखिरी समय में नहीं बन पाई, वरना वो गठबंधन के साथ ही होते, इंडिया गठबंधन के साथ, वो नहीं जुड़ पाए। लेकिन अब जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनकी जड़ें ज्यादा मजबूत हैं। और शुरुआत देखा जाए तो पश्चिम से ही बसपा की भी हुई थी, आगरा उसके आसपास से, तो वो वही क्षेत्र है जहां से बसपा ने उभार लिया। और चंद्रशेखर की पार्टी भी अब वहीं से उभर रही है। सहारनपुर से आगे बढ़ते हुए बिजनौर नगीना क्षेत्र में उन्होंने अपना थोड़ा सा प्रभाव बनाया है। तो ये बसपा के लिए खतरे की घंटी है कि अगर इसी गति से वो चलती रही, इसी एटीट्यूड के साथ में, इसी निष्क्रियता के साथ में, तो अब वो दौर चले गए हैं कि जब इस चुनाव में से इनोवेटिव तरीके आए, सोशल इंजीनियरिंग का एक नया वर्जन दिखा है, और मायावती या बसपा के जो दूसरे नेता हैं उसी तरीके से, उसी गति से, उसी सोच के साथ अब उनकी बरकत नहीं होने वाली है। अब उनको पार्टी पर एक खतरा मंडरा रहा है। तो इस दिशा में इनको सोचना पड़ेगा। आनंद को देर सवेर उनको फिर फ्रंट पे लाना पड़ेगा। आनंद ही हैं जो युवाओं के मानस को ठीक से समझ रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। कि उनको बीच चुनाव में पीछे खींच लिया गया था विजय जी, और उनको लेकर लगातार अलग अलग टिप्पणियां भी हुई, उस पर हमने लिखा भी है। जो लोग अभी भी टिप्पणी कर रहे हैं कुछ सोशल मीडिया पर और हमारे लाइव पर भी जाकर, और जो कह रहे हैं कि अयोध्या वालों ने, तो उन्हीं के लिए लाइव है। दरअसल बाहर से बैठकर जिनको लगता है कि उन्होंने उसको असल में हिंदुओं की प्रतिष्ठा से और राम मंदिर से जोड़ लिया है, सारी बातें हिंदुओं की प्रतिष्ठा से और राम मंदिर से नहीं जुड़ी है। अभी प्रदीप जी हमारे जो वहां पर अयोध्या से हैं, और उनको ले भी आता हूँ स्क्रीन पर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इस लाइव को थोड़ा पीछे जाकर देखिएगा, जो लोग अभी टिप्पणी कर रहे हैं कि अयोध्या की अपनी अलग बीच में एक बात कहूंगा, इस वोट को मंदिर के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए जैसे कि लोग देख रहे हैं। ये मंदिर से परे करके देखें, लोग इसे राम के खिलाफ या मंदिर के खिलाफ या उस पुनर्निर्माण के खिलाफ मतदान के तौर पर देख रहे हैं, तो ये उनका चश्मा ये गलत है। धन्यवाद। गलत है, बहुत बड़ी बात विजय जी ने कही, वही एक बात थी। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वालों तुम भारत से बाहर जाओगे, घूमने जाओगे, कहीं जाओगे क्या, मुझे लगता है कि इस तरह के प्रतिष्ठा के प्रश्न बना लेने से ही जो सच्चाई होती है वो छुप जाती है। और हम एक पत्रकार के नाते, एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते इसीलिए इतनी खुलकर चर्चा कर रहे हैं कि आप पहले अयोध्या को समझिए, फैजाबाद को समझिए। अयोध्या एक जगह का नाम है, जिले, लेकिन फैजाबाद है लोकसभा क्षेत्र, और फैजाबाद की जो विधानसभाएं हैं, फैजाबाद को जो पूरा मानस है, आप एक और चीज समझिए, ये जितने भी नाम हम ले रहे हैं, चाहे मित्रसेन जी का हो, चाहे ये सभी लोग पार्टी बदल बदल के भी जीते हैं, कभी बसपा से और कभी सपा से भी जीते हैं। और ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार पूरे उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की तासीर अलग है, देश का सबसे बड़ा सूबा, अब तो उत्तराखंड अलग हो गया, लेकिन उत्तराखंड के बावजूद देश का सबसे बड़ा सूबा जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है, उसकी तासीर अलग है। व्यक्ति अगर दल को बदल लेने के बाद भी चुनाव जीत जाता है तो उसका मतलब है उसका एक वोट बैंक चलता है, जाति का समीकरण चलता है, उसका लोगों से जुड़ाव चलता है, जनसंपर्क चलता है। जो अवधेश पासी लगातार जनसंपर्क में लगे रहे, लोगों के घर में जाते रहे। आप इसी के बरक्स अमेठी का भी देख लीजिए ना, जो किशोरी लाल वहां पर घर घर में जाते हैं, किसके घर में क्या दुख है, घर में अगर किसी को चक्की पर भी जाना है तो वो जानता है कि किशोरी लाल जी कहाँ है और क्या कर रहे हैं, और उसकी कोई दुकान है तो लोग जानते हैं, घर के दुख दर्द को समझते हैं। वही किशोरी लाल जीत गए, स्मृति ईरानी, उन्होंने तो इतनी वहां पर फ्लैट बनाई, घर बनाया, गृह प्रवेश किया, वो हार गए। तो पूरे यूपी की भी तासीर अपने आप में अलग है, और उसमें भी अयोध्या का मिजाज अलग है। तो हमको इसको मंदिर की, और इसीलिए बहुत अच्छी, बारीक और संतुलित पूरी टिप्पणियां हो रही है, बहस हो रही है। और जो बहुत वरिष्ठ लोग जो इसको करीब से देखते समझते हैं, उनकी टिप्पणियों को आप सुनिए। आपकी टिप्पणियों का भी स्वागत है, लेकिन हम भ्रम को दूर करके, एक वीडियो जो मैंने प्रदीप जी से भी कहा बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है, हालांकि पुराना वीडियो है,
और उस वीडियो को मैं एक पत्रकार के नाते देखूं तो वो लक्षित वीडियो है, एजेंडा आधारित वीडियो है। ये मैं खोल, क्योंकि उसमें केवल एक ही पक्ष की बातें ली गई है, एक ही पक्ष को रोते हुए दिखाया गया है, लेकिन वो वायरल हो रहा है क्योंकि आज के संदर्भ में वो महत्वपूर्ण है। और वो अयोध्या को बिल्कुल एक अलग चश्मे से प्रस्तुत कर रहा है कि गोया अयोध्या में सब तोड़फोड़ी हुई, गोया अयोध्या में सब खराब ही हुआ, गोया अयोध्या में हर आदमी रो ही रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का फायदा हुआ, कुछ का नुकसान। जिनका फायदा हुआ वो शायद वोट देने नहीं गए, जैसा कहा विजय जी ने भी कि सवर्ण वोटर थोड़ा घर बैठ गया, उसने नाराजगी दिखाने के बजाय वोट न देने, तो वो 9-10% बहुत मायने रखता है। 50,000 का अगर हार जीत का अंतर है तो इसी बात पर प्रदीप जी को लाऊंगा। प्रदीप जी, जो ये सब बात हो रही है और प्रतिष्ठा से जोड़ने के बजाय जो स्थानीय मुद्दे, मुझे लगता है संक्षेप में एक बार आप रिपीट कर दें, हम इस लाइव को भी फिर थोड़ी देर में पूर्ण विराम देंगे, उसका भी इशारा है, लेकिन ये बहस जरूरी थी और जिस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है उससे लगता है कि बहुत सारे लोगों का भ्रम भी दूर हुआ है। और जो सवाल उठ रहे थे, उत्तर प्रदेश में तो झटका लगा ही लगा, अयोध्या कैसे हार गए, उस प्रश्न का उत्तर हम इस पूरी लाइव चर्चा में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी बहुत सारी गंभीर बातें विजय जी ने भी कही। प्रदीप जी। जी जयदीप जी, जैसा कि संपादक जी ने कही बात कि यहाँ के लोगों की नाराजगी राम मंदिर और यहाँ के विकास से बिल्कुल नहीं है। हम इसमें एक तथ्य और जोड़ेंगे कि 2019 से 2024 तक यहाँ पर लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर ये जो परिणाम आए हैं कि अफसरशाही के खिलाफ भी नाराजगी है, ये सरकार को एक संदेश देने का तरीका है। आप देखेंगे कि करीब 4.5 लाख वोट तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को मिले ही। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के लोगों ने भाजपा को नकारा नहीं, यहाँ के प्रत्याशी को नहीं नकारा, यहाँ के विकास को नहीं नकारा, सिर्फ एक संदेश दिया है कि आप शायद अभी भी समझ जाएं। मैंने मेरा जो अयोध्या का कार्यकाल रहा है वो मैं सिर्फ उतना ही अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो विकास कार्य हैं वो इतने सुस्त हैं कि जो काम 2 दिन में हो जाना चाहिए उसको 2-2 महीने लग रहे हैं। किसी के घर के सामने अगर कोई गड्ढा खोद दिया गया है तो वो पाटा ही नहीं जा रहा है, जबकि उसकी वजह भी सामने नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें भी रही कि बहुत सारे जो विकास कार्य थे वो एक साथ चालू कर दिए गए। और चूंकि अयोध्या एक ऐसी जगह बन गई जो सीधे पीएमओ से, सीएमओ से, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से गवर्न होता रहा है, यहाँ के अफसर सीधे पीएमओ और सीएमओ से जुड़े रहे। उन्होंने अपने आप को इतना हाई प्रोफाइल बना लिया कि छोटे लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, छोटे बड़े नेताओं की वहां सुनी नहीं गई। इवन जब ये स्थिति नेताओं की रही तो आम जनता की स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर पिछला 2-3 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, बताया जाता है कि अफसरशाही थोड़ी सी इस मय में आ गई कि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं होना है, मेरी शिकायतों को कोई तवज्जो वहां पर नहीं देगा, क्योंकि मैं तो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा हूँ और मैं सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हूँ। ये जो बात आ गई, ये भी यहाँ की जनता को नागवार गुजरी। स्थिति ये हो गई कि यहाँ के अफसरों ने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उतना महत्व नहीं दिया, और जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जब उनकी समस्या लेकर के जाते थे तो अक्सर निराशा ही उनको होती थी। ये बात भी सामने आई है। तो जब ये स्थिति रही कि आप 3 से 4 साल तक सिर्फ इस बात के आधार पर वोट मांगे कि हमने विकास कर दिया है, यहाँ की सड़कें चौड़ी कर दी है, वो भी एक अच्छा नहीं लगा यहाँ की जनता को। उसने इस बात को भी देखा कि जो काम यहाँ पर 2 दिन में हो जाना चाहिए वो 2 महीने बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अखबारों में समय समय पर यहाँ की समस्याएं उठाई गई, इसको भी अफसरों ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। होता क्या है कि अखबारों में जो लिखा जाता है, अगर सिर्फ उन्हीं पर सरकारें थोड़ा सा काम कर लें, अफसर काम कर लें, तो जनता की नाराजगी उनको इतनी ज्यादा ना झेलनी पड़े कि सरकारें बदल जाएगी या इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पिछले समय जो 1 साल का जो कार्यकाल रहा, अगर हम सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा से 2 महीने पहले का समय अगर हटा दें तो यहाँ की सड़कें ऐसी थी कि चलने लायक नहीं, कीचड़ से भरी हुई, जगह जगह खोदी हुई, तमाम जगह गड्ढे। जिसकी दुकान के सामने गड्ढा पिछले 1 साल तक बना रहा, उसकी रोजी रोटी प्रभावित हुई। तो ये नाराजगी सरकार के खिलाफ ना होकर ये अफसरशाही के खिलाफ भी रही, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी गई कि आपकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, फिर भी मेरा काम नहीं करवा पा रहे। तो ये भी एक संदेश देने की कोशिश करी है अयोध्यावासी ने। जयदीप जी। नई बात और निकल के आ गई जो अभी हमारी शुरुआती लाइव में आई थी। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि केंद्रीकरण हो गया था, और अब हम इस लाइव को विराम दे रहे हैं तो तीनों एक साथ आ जाते हैं फ्रेम में। विजय जी को भी ले आता हूं और आखिरी एक एक टिप्पणी छोटी छोटी ले लूंगा, केवल 1-1 मिनट की। विजय जी, एक महत्वपूर्ण बात आ गई है कि अफसरशाही हावी हो गई
और जो केंद्र से सीधा सीधा संचालन होने लगा अयोध्या का, आप पीएम और सीएमओ से सब कुछ देखने लगे, उस वजह से स्थानीय अफसर और स्थानीय लोग जो वहां की नब्ज को ज्यादा बेहतर पहचानते थे, लोगों को ज्यादा करीब से समझते थे, कहीं ना कहीं उनकी बात की अनदेखी हुई या उनका पावर घट गया। ये भी एक कारण, तो उन्हीं कारणों को हम देखिए ढूंढ के निकाल रहे थे बातचीत में, कई कारण आए, उनमें से एक बड़ा कारण ये भी आया कि जो कुछ विकास कार्य हुआ उसका सीधा संचालन, उससे एक फायदा मिला होगा कि तेजी से हो गया, पैसा नहीं रुका, काम कहीं रुका नहीं, ब्यूरोक्रेसी में अटका नहीं, स्थानीय लोग अगर उसमें कुछ गड़बड़ी करना भी चाह रहे थे नहीं कर पाए, लेकिन उसका एक दुष्परिणाम ये भी हुआ कि स्थानीय जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी जिसको हम कहते हैं, वो नहीं समझ पाए लोग, और उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भाजपा को अपनी हार के रूप में। विजय जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वो संवेदनशीलता के साथ काम किए जाते, उनकी सुविधा ज्यादा असुविधा ना हो। क्योंकि मैं भी अयोध्या गया, मैं भी घूमा, लोगों से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि ये काम तो अच्छा हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन कम से कम ये बस इतना ध्यान रखते, दिक्कत तो होगी, पुनर्निर्माण है, सृजन है, तो थोड़ा सा पीड़ादायी होता ही है, लेकिन ये बस ख्याल कर लेते कि भाई दिक्कत कम है, उसके रास्ते थे कि भाई कम दिक्कतों के साथ भी आप अपना काम चला सकते हैं। लेकिन एक जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होता है वो थोड़ा प्रो पीपल नहीं वहां पर दिखा है, और इसका कारण ये भी रहा है कि वो सब जो बड़े सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं वो सीधे जुड़े थे, तो बीच में कोई था ही नहीं, जो भी आदेश निर्देश लेने हैं बस ऊपर से ही, सबसे ऊपर से लेने हैं। तो ये जो संवेदनहीनता दिखाई गई है होता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी दे जाता है जी, कभी कभी ऐसा करना। जी बिल्कुल। एक सवाल की आखिरी टिप्पणी, पहले प्रदीप जी और फिर बाद में विजय जी, और मुझे सिग्नल मिल रहा है हमारे न्यूज रूम से। तो प्रदीप जी, लोगों का फिर वो एक बड़ा सवाल आ जाते हैं, कुछ लोग बाद में जुड़े हैं चूंकि लाइव में। सबसे पहला था भव्य प्राण प्रतिष्ठा, जो सदियों के इतिहास के बाद एक नई इबारत लिखी गई, वो सबसे बड़ा था और भव्य था। और उसके बाद थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू, उनकी गारंटी, और उसके बाद था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज और उनको मिली भव्य जीत 2022 की। इन तीनों स्तरों को पार करके जाति का समीकरण ज्यादा बड़ा हो गया, स्थानीय कनेक्ट ज्यादा बड़ा हो गया, जबकि ये लग रहा था कि ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री मोदी का भव्य दिव्य स्वरूप और उनकी ब्रांड जो लगातार सफलता दिलाती रही भाजपा को, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का विराट स्वरूप और योगी आदित्यनाथ का कामकाज और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत क्यों नहीं दिला पाए, संक्षेप में बता दीजिए। जी, वही बात कि यहाँ की जनता ने न तो राम मंदिर को नकारा है, न प्रधानमंत्री को, न तो मुख्यमंत्री के कार्य को। ये यहाँ पर स्वीकारता है तीनों चीजों की। और जैसी बात रही कि जाति आंकड़े हावी रहे, बस एक संक्षिप्त में बात कि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी का एक जो छोटा सा वर्ग है वो वोट देने नहीं निकला, और उधर जो बसपा का वोटर जो बसपा से नाराज है वो वोट देने निकल गया। तो एक छोटा सा जो बैलेंस हुआ वही हार जीत का कारण बना। बहुत बढ़िया, बहुत संक्षेप में आपने एक लाइन में बता दिया। इसी सवाल के साथ लखनऊ से जो हमारे संपादक वरिष्ठ साथी विजय त्रिपाठी जी जुड़े हैं, और बहुत देर से पिछले लगभग 40-45 मिनट से हम इस लाइव को चलाए हुए हैं, बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। जो लोग नहीं देख पाए इस लाइव को, आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर सुविधा है कि आप पीछे से जाकर फिर से देख सकते हैं। एक ही सवाल, तीन बड़े ऐसे तैयार किए गए थे छाते, ब्रांड, जिनको भेद कर ऐसा लग रहा था कि वोटर तक और कुछ नहीं पहुंचेगा, केवल रामलला की दिव्यता, उसकी स्थापना और उसके पीछे जो पूरा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी ने किया है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ लगातार नरपेन जी को भेजा गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद, तो रामलला, प्रधानमंत्री मोदी खुद, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ का प्रमाण अब और कुछ नहीं चाहिए, 22 का चुनाव उसका बड़ा प्रमाण बन चुका है उनकी लोकप्रियता का। इन तीनों को भेद कर स्थानीय समीकरण ऐसे क्यों हावी हो गए कि भारतीय जनता पार्टी हार गई? विजय जी। ऐसा झटका देखा जाए भाजपा को तो 92 बाबरी ध्वंस के बाद भी इसी तरह मिला था, जब पूरा देश सोच रहा था कि अब तो राम लहर पैदा होगी और ढांचा गिरा दिया गया है मस्जिद। लेकिन जो नतीजे आए तो अनुमान के विपरीत थे। 2014 में, 2019 में राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से कैश कराया जा चुका है। जो बचा कुचा था 22 में करा दिया गया, अब मंदिर बन गया है। तो उससे पहले ही, जैसे शेयर मार्केट होता है ना, अनुमान के आधार पर कि सरकार आएगी तो वो पहले से चढ़ गया, तो ऐसा हो चुका है। अब उसको उसी के आधार पर ये सोचते रहे कि हम आगे भी इसका हमें लाभ मिलेगा,
तो अब शायद वो कुछ ज्यादती होगी। हाँ, वोट यहाँ पर जो पार्टी के खिलाफ गया भी है, भाजपा के खिलाफ, तो मोदी के खिलाफ नहीं, लल्लू सिंह के खिलाफ कहीं ज्यादा है। और जहां राम भक्त की बात आती है तो अवधेश पासी भी राम भक्त कोई कम नहीं है। मतगणना के लिए आने से पहले वो मंदिर और हनुमानगढ़ी दर्शन करके ही आए, वो वहां के लोग जानते हैं। तो ये सब कारण रहे हैं। भाजपा वाले इस आत्मविश्वास में रहे कि इसकी तो पूरे देश में गमक दमक चमक सब है, तो यहाँ तो हमें बहुत बड़ी आसानी से हम निकल जाएंगे। वो जाति समीकरण पर और मेहनत पर उतना नहीं दे पाए, संगठन भी लुंज पुंज पड़ा रहा, और संघ का जो रोल होना चाहिए संघ सक्रिय नहीं रहा है। तो इन सब चीजों का ये कारण मिलके एक थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो शायद 50-55 हार की वोटों की हार है, कोई बड़ी हार नहीं है, ये शायद निकाल सकते। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी में प्रदीप जी ने बताया और विजय जी ने भी बहुत अच्छे से बताया। मैं एक और प्रश्न का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं इस लाइव को क्लोज करने से पहले, लेकिन एक राम किशोर जी हमारे साथ लाइव में जुड़े, उनका सवाल मैं स्क्रीन पर ले आता हूं। वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक भी आप लोगों को बात करना चाहिए, बड़ा मुद्दा है। राम किशोर जी, आपके सवाल का स्वागत है। इस पर बात हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा, अभी हम सिर्फ अयोध्या सीट की बात कर रहे हैं और उसके जो समीकरणों में बातें आ रही थी वहां विकास कार्यों की, उस पर सब पर बात हुई है। इस लाइव को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दा नहीं होते तो इतना तगड़ा झटका लगता ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को। कहा तो वो पिछली बार 32-33 सीटें, मतलब बहुत ही खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें इन मुद्दों का योगदान है। बेरोजगारी, महंगाई तो पूरे देश में ही, राजस्थान में जो नुकसान हुआ, मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, और छोटे राज्य हैं जहां से पूरी सीटें निकली हैं, हिमाचल से, उत्तराखंड से, उसके अलावा जो भी नुकसान है उसमें ये मुद्दे शामिल हैं, उस पर अलग से चर्चा हुई है। एक सवाल विजय जी और प्रदीप जी, जिसको लोग मैं स्मरण नहीं कर पाया क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी और हमने पोल भी किया था अमरउजाला.com पर, क्या यही चुनाव इस तरीके से भरी गर्मी में मई में होने की बजाय प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद फरवरी में हो जाते तो क्या परिणाम अलग हो सकते थे? पहले प्रदीप जी और विजय जी एक एक लाइन की टिप्पणी, क्या एक पोल की तरह ही देखते हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जमीन पर भी जुड़े हैं, पत्रकारिता में लगा, यही चुनाव अगर फरवरी में हो जाते मई की बजाय तो क्या परिणाम अलग हो सकते थे? पहले प्रदीप जी। जी, निश्चित अलग हो सकते थे, क्योंकि अयोध्या वासियों को भी उस दौर में बहुत अच्छा लग रहा था। उनको इस बात का, वो तमाम सारी नाराजगी है, लेकिन फिर भी उनको ये था कि हमारी अयोध्या बदल तो गई है, देश दुनिया में हमारी अयोध्या का नाम हो रहा है, निश्चित तौर पर परिणामी असर पड़ता। परिणाम अलग हो सकते थे अगर फरवरी में चुनाव हो जाते, तो ये एक बड़ा मैसेज है जिन लोगों ने चुनाव की प्लानिंग की उनके लिए। विजय जी, यही सवाल आपके पास, आखिरी सवाल इस लाइव का। जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से, और खुद बीजेपी के नेताओं से चर्चा में बात आई है कि चुनाव उस वक्त करा लेने चाहिए थे, और उस समय ये संभावना भी, ये चर्चा भी थी कि अब लगता है 6 महीने पहले या 3 महीने पहले अब चुनाव की घोषणा होने वाली है। शायद उसी के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। ये अनुमान उस समय लगाया गया था कि शायद पहले समय से पहले चुनाव होंगे, इसी माहौल में होंगे, क्योंकि 3 महीने बाद ये माहौल, ये हवा, ये भाव, ये जज्बा ये नहीं रहेगा। लेकिन शायद वो कहीं चूक गए से समझने में, बजाय के फरवरी में तुरंत चुनाव कराने के बात ये की गई कि लंबे चुनाव किए गए, 7 चरणों के चुनाव किए गए, लंबे थका देने के, और जैसा हम कहते हैं, हमने अपनी टिप्पणी में भी कहा है कि लोगों की स्मृति कई बार छोटी होती है और उस छोटी स्मृति में कई बार उनकी स्थानीय परेशानियां ज्यादा हावी होती है। जिस वक्त जो मनोभाव होता है उसको उसी वक्त अगर प्राप्त कर लिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए, तो शायद परिणाम अलग आते हैं। मैं विजय जी का और प्रदीप जी का धन्यवाद करूंगा इस लाइव में जुड़ने के लिए। दोनों अखबार निकालने में भी उसी शिद्दत से जुटे रहते हैं जितनी शिद्दत से डिजिटल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखबार की अपनी एक व्यस्तता और समय सीमा होती है, उसके बावजूद हम डिजिटल पर लोगों को इसलिए बताते हैं कि अमर उजाला ब्रांड के साथ आप डिजिटल भी उसी तरीके से जुड़े हैं, और अमर उजाला ने जिस तरह की जवाबदेही की पत्रकारिता की है लगातार, इस चुनाव में भी वैसी रिपोर्टिंग आपको की है। विजय जी आपका, प्रदीप जी का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। तो हमने बहुत विस्तार से ये जानने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि आखिर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई। वो राम मंदिर, वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे की हिम्मत दिखा पाई, 400 पार का नारा दे पाई, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि समूचा भारत या बहुत बड़ा हिस्सा उसका भगवे रंग में रंग जाएगा, सभी जगह भगवा रंग नजर आएगा। हुआ उसके विपरीत है। जैसे तैसे एनडीए को बहुमत मिल पाया है, भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, लेकिन जो बात हम लगातार कह रहे हैं
कि मेरिट में आने वाला छात्र अगर द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होगा तो सवाल पूछे जाएंगे। सवाल सबसे बड़ा ये था कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। हमारे साथ विजय त्रिपाठी जी और प्रदीप अवस्थी जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। एक बड़े सवाल का हमको जवाब मिला कि अगर फरवरी में चुनाव हो जाते तो शायद तस्वीर अलग हो सकती थी। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और उसके कर्णधार केवल अफसोस ही कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि 2024 के परिणाम भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा अनुरूप नहीं रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में समूचा विपक्ष एक साथ आ गया और समूचे विपक्ष ने जिस तरीके से खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अपने पासे खेले समाजवादी पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग हुई, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की रणनीति फीकी पड़ गई और इसी वजह से अयोध्या में जो परिणाम आया वो चौंकाने वाला था। अयोध्या के परिणामों पर हमने जो विस्तार से चर्चा की amarujala.com पर, उससे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी टिप्पणियां, आपका फीडबैक लगातार मिलना चाहिए। अगर आपको इस टिप्पणी में जो बातें आई, इस लाइव वीडियो में जो बातें आई वो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देखते रहिए अमर उजाला.com।